नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का नई बुलंदी कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में नई बुलंदी के एक शिखर को छुआ है। इसी क्रम में हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन के नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को, श्री ललन कुमार शर्मा जी को। तो ललन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी ललन जी, पहले तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम डॉक्टर ललन कुमार शर्मा है। मैं ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट हूँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई किया। किसान परिवार से मैं आता हूँ। ऐसे एकल अभियान में मैं जुड़ के काम कर रहा हूँ। आज एकल अभियान राष्ट्रव्यापी अभियान बन गया है। 1,02,000 गाँव तक अपना काम है और एकल अभियान के कई विषय हैं। पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम कहा जाता है। इसमें बच्चों के लिए शिक्षा है, महिलाओं और छोटे बच्चे उनके लिए आरोग्य का काम है, ग्राम विकास का काम है जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्किल डेवलपमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों को लेते हैं। एक बड़ा प्रोग्राम हमारा पोषण वाटिका का है, जो एक हम लोगों ने स्लोगन दिया है कि कुपोषण की समस्या का स्थायी समाधान पोषण वाटिका अभियान, न्यूट्रिशनल गार्डन के नाम से हम लोग उसको आज चला रहे हैं। ये भी बहुत बड़े आयाम हो गया। और फिर गांव में यूथ का कोई संगठन बनाया जा सके। सरकार की इतनी योजनाएं हैं, नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट है इन सब कामों के लिए, और गांव की जो अपनी परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसकी सुरक्षा के लिए ऐसे 5 विषय लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। अभी लगभग 30 वर्ष हमारे भी इस जीवन के हो गए इस काम में लगे हुए, और मैंने डॉक्टरेट भी किया है तो हर्बल मेडिसिन पे ही किया है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, गांव में कैसे स्थायी डेवलपमेंट हो सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल जो है वो हम सब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के माध्यम से कर रहे हैं। एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन गांव के उदय से लेकर देश के उदय तक कैसे सहायक हो रहा है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, और विषय भी अच्छा है क्योंकि भारत देखिए गाँवों का देश है। 6.5 लाख के आसपास गांव हैं और गांव के विकास के ही आधार पर देश का विकास माना जा सकता है। बहुत बड़ा डिफरेंसेज हैं देश में। आधा भारत बटा हुआ है नगर में, आधा भारत गांव की ओर है। तो एक शाइनिंग इंडिया जिसको हम बोल सकते हैं वह है, अब एक ग्रामीण भारत है वह है। तो इंडिया और भारत के बीच में देश का विकास को आज लोग रेखांकित करते हैं। परंतु हम सब देखते हैं कि गांव का विकास ही भारत का स्थायी विकास है, और वो जब तक हम आगे लेके नहीं बढ़ते तब तक होगा नहीं। तो गांव के स्थायी विकास के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक हो सकती हैं उन सब चीज़ों पर हम लोग जोर दे रहे हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। शिक्षा से हम लोग काम करने गए थे, लेकिन यह बहुत कम समय में ही समझ में आ गया कि शिक्षा कहीं भी गांव में कामी नहीं हो सकता। और आप अंग्रेज़ों के समय का रिकॉर्ड यदि पढ़ें तो बड़ा आश्चर्य होगा। आश्चर्य ऐसा लगता है कि अपमान जैसा लगता है। 1999 तक यानी भारत के लोगों को उन लोगों ने केवल 6% लिटरेट माना था। 1911 में जो सर्वे उन लोगों के माध्यम से है उसमें भी हम लोग 6% ही लिटरेट हैं। 1921 में जो उनका सर्वे कहता है उसमें हम लोग 8% हुए हैं। यानी इसका मतलब 1921 में भी हम लोग 92% इलिटरेट थे। तो मतलब देश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे उन लोगों ने सोचा था, और वही शिक्षा व्यवस्था हम लोग के ऊपर लागू है। भारत की आज़ादी के समय भी महिलाओं का लिटरेसी रेट 6% बोल रहे थे वो 1947 में भी। तो 6% हमारी महिलाएं लिटरेट थी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि भारत चल रहा था। तो उनका सोच ही हमारे पूरे शिक्षण पद्धति को बर्बाद करने का था। उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते रह गए। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ हुई कि जिसको आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। स्कूल में केवल किताबी शिक्षा को शिक्षा मानना या उसी को प्रशिक्षण मान लेना जीवन के लिए बहुत ही अधूरा काम है। तो हर विषय के लिए गांव के जो आवश्यक है उसमें शिक्षण की आवश्यकता थी, वो हम लोगों ने शुरू किया। ललन जी, आपने रूरल में काम करने का सोचा और एकल के साथ काम स्टार्ट किया, इसके बारे में कुछ बताएं कि आपने रूरल के साथ काम करने का क्यों सोचा, ग्रामीण भारत में काम करने का सोचा, इसके लिए आपके क्या विचार थे? पहले ही मैंने अपना परिचय बताया। मैं एक किसान परिवार से हूँ, तो मेरा भी जन्म गांव में ही हुआ
और पढ़ाई भी मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से की। तो भारत की जो आर्थिक विकास की धुरी है वह कृषि ही है, और भारत की संस्कृति कृषि संस्कृति ही है, तो भारत की अर्थव्यवस्था तो उसी के आधार पर घूमेगी। तो वो हम लोग पढ़ते समय भी बढ़िया समझे थे, गांव में रहते समय भी बढ़िया समझे थे। उसमें कहीं जब समस्या खड़ी हुई तो भारत का पूरा अर्थगणित गड़बड़ हो गया और गांव से यूथ का पलायन शुरू हुआ, और यूथ ही नहीं, अब तो गांव के गांव खाली हो गए। आज परिस्थिति ऐसी है कि गांव में रहने लायक स्थिति नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गए हैं। सबसे ख़राब स्थिति यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसको नदियां कर सकते हैं, तालाब कर सकते हैं, हमारी मिट्टी, वो भी समाप्त हो रही है। तो आखिर जीवन बसेगा किस पर, आधारित कैसे होगा, खेती होगी किस पर, जीवन चलेगा कैसे? इन सब चीज़ों को बचपन से अपनी आँखों से देखा था, इसलिए लगा कि अपना ज़िंदगी का जो समय है उसमें जितना प्रयास हो सकता है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए ही किया जाए। और इसके लिए हम लोगों ने जब कोशिश किया, देखा, समझा, तो विकास भारती बिशुनपुर जैसी संस्था दिखी। 10 वर्षों तक वहाँ मैं रहा हूँ। फिर एकल में 2000 साल से जुड़ करके राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन है इसमें मैं लग गया। तो गांव ही खींचा है, और गांव की परिस्थितियाँ ही हम लोग को खींच रहा है। कोई भी व्यक्ति देश के वास्तव में ईमानदारी से देश का विकास सोचता है। एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन जी, इस समस्या को सुधारने के लिए क्या योगदान दे रहा है, किस किस रूप में? एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन एकल का ही एक आयाम है, और एकल अभियान का। एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन के ऐसे 6 बड़े पिलर्स हैं, जिसको हम लोग वर्टिकल्स कहते हैं, आयाम कहते हैं। हम लोगों ने देखा गांव में सबसे बड़ा फोर्स तो किसान का है, आबादी। तो किसानों के लिए हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम लिए हैं, है तो बहुत सारे, लेकिन 2 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कि एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का और दूसरा न्यूट्रिशनल गार्डन का। क्योंकि देश में कुपोषण की समस्या आज भी बहुत बड़ी है, और अभी तुरंत ही फूड इंडेक्स आया है अभी, तो उसमें 105वां या 106वां पोजीशन देश का है पूरे दुनिया में। तो ये बड़ा अपमानजनक लगता है। उसमें हो सकता है कुछ राजनीतिक कारण होंगे, कुछ मल्टीप्लेशन होंगे, लेकिन फिर भी इतना नीचे रहना और लगातार हर वर्ष रहता है। तो हम देख रहे हैं कि भारत का मेल न्यूट्रिशन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, और जच्चा बच्चा दोनों का मृत्यु होती है। तो मदर एंड चाइल्ड जो मृत्यु दर है ना, वो इस कारण से ज़्यादा है। तो यदि कुछ करना है, एनीमिया कंट्रोल करना है या कुपोषण की समस्या का समाधान करना है, तो उनके रीच में, उनके घर में ही वो उत्पादन होने चाहिए। तो हम लोगों ने कोशिश करके एक डिज़ाइन तैयार किया है न्यूट्रिशनल गार्डन का, जिसमें हरी सब्जी हैं, सलाद की चीज़ें हैं और वनौषधियाँ हैं, और सब ऑर्गेनिक पैटर्न पर हो। गांव में किसी तरह से पशुधन रुकें, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तब जाके जैविक होगा, उनके गोबर गोमूत्र का इस्तेमाल होगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने किसानों के लिए कार्यक्रम लिए हैं। उसी प्रकार से यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम। 2 पर्पस है इसका। एक तो यूथ यदि कुछ काम सीखेगा तो कुछ काम करने लायक बनेगा। दूसरा, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होंगे, रोजगार उन्हें मिलेगा। एक स्लोगन हम लोगों ने और दिया स्किल डेवलपमेंट के लिए कि गांव को रहने लायक सुंदर बनाओ, और गांव में रहने लायक लोगों को तैयार करो। क्योंकि आज के जो पाठ्यक्रम हमारे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है, उसमें गांव या माने रूट से ही लोगों को काट रहा है। एक कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं चैलेंज करता हूं कि कोई कहे कि यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया और ग्रेजुएट हो गया हूं या PhD करके आया हूं वेटनरी साइंस में भी, वो भी यदि गाय का दूध दूह ले, ये मेरा चैलेंज है, संभव नहीं है। कोई जाकर मछली पकड़ दे, फिशरी डिपार्टमेंट से पढ़ाई करके आदमी, बहुत मुश्किल है। तो जो हम लोगों को धरती से काटने का कोशिश हुआ है ना, इसके लिए आपको लोगों को प्रशिक्षित करने पड़ेंगे, ऐसे यूथ को तैयार करने पड़ेंगे जो गांव के जो लाइवलीहुड्स हैं उसमें उनकी दक्षता हो और उनमें श्रम का करने का रुचि हो। तो ऐसे लोगों को तैयार करें, ये मेरा स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम। इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट पे भी ग्राम उत्थान फाउंडेशन काम कर रहा है, एकल काम कर रहा है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। हाँ जी, अब जैसे शिक्षा का मैंने कहा कि वो कोई सोलिटरी नहीं हो सकता, वैसे ही डेवलपमेंट का भी काम है। क्योंकि किसानों की समस्या का समाधान यदि करना है तो किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर से भी पूर्ण करने पड़ेंगे, किसानों को दक्ष करने पड़ेंगे। इसलिए एग्रीकल्चर में जितनी चीज़ें आज के समय में नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी आए हैं उसको लाने पड़ेंगे। परंपरागत खेती तो हो, लेकिन यदि साइंस का डेवलपमेंट हुआ है तो उसको जोड़ना चाहिए।
इसलिए हम लोग कहते हैं परंपरा और विज्ञान के चेतन समन्वय, दोनों का समन्वय से काम चलना चाहिए। तो वो किसानों के लिए हम लोग कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग आज के डेट के लिए दुनिया के लिए चुनौती बन गई। प्राकृतिक खेती कहिए, ऑर्गेनिक खेती कहिए, क्योंकि केमिकल खेती के कारण से जो समस्याएं खड़ी हुई हैं, सबसे बड़ी समस्या है आज हेल्थ का समस्या आ गई है, कई तरह की बीमारियां आ गई। अभी हिडन बीमारियां हैं जो पता नहीं चलता, लेकिन होता तो उसी केमिकल और पेस्टिसाइड के कारण से है। अनवांटेड बीमारियां आती हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, यहाँ तक आती है। लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि जिस पर खेती होती है वह हमारी संपत्ति है, मिट्टी, पानी, हवा, इन तीनों को नाश कर रहा है वो। तो यदि वहाँ पर मिट्टी में रहने वाले जीवाणु खत्म हो गए तो हमारी खेती नहीं होगी। मिट्टी फिर वही जो मरुस्थल कहते हैं, मरा हुआ मिट्टी को ही मरुस्थल वनभूमि बोलते हैं। तो जब जिसमें जीवन ही नहीं है, तो जीवन को पुनः स्थापित करने के लिए जैविक खेती है, जीव के साथ जैविक है। तो वो खेती हम लोगों ने शुरू किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनका समस्या समाधान कौन करे? उनके समस्या समाधान के लिए स्किल्ड मैन पावर चाहिए। तो वो हम लोगों ने वीमेन एम्पावरमेंट के माध्यम से महिलाओं को शिक्षित करके और फिर यूथ को शिक्षित करके हम उनको उपलब्ध कर रहे हैं, ताकि गांव में उनकी आवश्यकता होगी टेलरिंग की, उनकी आवश्यकता होगी कंप्यूटर की, उनकी आवश्यकता आज है मोटर मैकेनिक की, उनकी आवश्यकता है प्लम्बर की, उनकी आवश्यकता है इलेक्ट्रिशियन की। विमेन एम्पावरमेंट के रोल को फुलफिल करने के लिए एकल क्या अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? बहुत छोटे छोटे कार्यक्रम हम लोग लिए हैं कि गांव में बहुत छोटे ही चीज़ की आवश्यकता होती है, बहुत बड़ी चीज़ों की होती नहीं। ये हम लोगों ने उसको वीमेन एम्पावरमेंट में पहले तो टेलरिंग से शुरू किया था कि गांव की कोई भी लेडीज को अपना वस्त्र खुद सिलना आना चाहिए। तो एक स्लोगन हम लोगों ने दिया और अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि 30,000 के आसपास हमारे माध्यम से ऐसे गर्ल्स यूथ ट्रेंड होकर के गांव में ही अपना स्वरोजगार कर रही हैं। अर्थात 4,000, 5,000, 6,000 रुपया अपने घर बैठे लेडीज गारमेंट में कमाती हैं। संख्या झारखंड की है या पूरे देश? ज़्यादा काम झारखंड में है, लेकिन यहाँ भी 8,000 के इससे आसपास हैं, 12,000 यहाँ होंगे। लेकिन पूरे देश की मैं संख्या बता रहा हूँ। ज़्यादा काम झारखंड में इसलिए है कि यहीं काम शुरुआत हुई थी। तो 12,000 भी लड़कियों को यदि रोजगार मिला है, 12,000 गाँव तो स्वावलंबी है ना टेलरिंग के माध्यम से, लेकिन उनके साथ और चीज़ जोड़ा गया। आज ब्यूटिशियन का काम हर गाँव तक पहुँच रहा है। पहले हम लोग परहेज करते थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि गाँव में पहुँच तो रहा ही है। तो गाँव की लड़कियों को खुद रोजगार क्यों नहीं मिलना चाहिए? शहर से आके लोग गाँव में काम करके चले जाते हैं। तो एक उसका काम जोड़ा हम लोगों ने, महिलाओं के लिए फूड प्रोसेसिंग का काम, और उनको थोड़ी सी न्यूट्रिशनल गार्डन में थोड़ा स्किल। फूड प्रोसेसिंग में जैसे कि फूड प्रोसेसिंग में जो उनके यहाँ उत्पादन होते हैं, फ्रूट्स के जो उत्पादन होते हैं, वेजिटेबल्स के, उन उत्पादन को हम वैल्यू एडिशन करके मार्केट तक कैसे पहुँचा सकें, या उनके लिए भी जो लीन पीरियड होते हैं उसमें कैसे उनको उपयोगी बना सकें, ताकि उनको वर्ष भर न्यूट्रिशियस डाइट मिल सके। वैल्यू एडिशन कैसे होता है? वैल्यू एडिशन का मतलब यह है कि यदि उसको आप प्रिजर्व करते हैं और उसके कुछ अलग तरह की रेसिपी लगा करके कोई आइटम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यदि एक लहसुन को ले लें, नींबू को ले लें, इस तरह यदि पिकल्स बनाते हैं तो हम कहते हैं कि ये वैल्यू एडिशन उसमें कर रहे हैं। फिर उसमें प्रिजर्व करके, प्रिजर्वेशन का भी कई तरीके हैं। एक तो है कि आप केमिकल डालिए, दूसरा है कि आप नेचुरली प्रिजर्व करिए। हम लोग नेचुरल प्रिजर्वेशन में जाते हैं। तो नेचुरल प्रिजर्वेशन में धूप का आवश्यकता होती है, सरसों तेल की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे भी है नमक भी उसमें एक बड़ा प्रिजर्वेटिव है। तो हम उसको वैल्यू एडिशन करते हैं। किसानों के या महिलाओं को उत्पादित सामान को यदि हम मार्केट तक पहुंचाते हैं, जैसे हमारे सिंहभूम क्षेत्र में जैविक हल्दी हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर बनाया, और वो जैविक हल्दी आज 300-400 टन हमारे अब्रोड तक जाने लगे हैं। तो महिलाओं को बहुत बड़ा रोजगार मिला है। एक तो हल्दी का कहाँ हल्दी अभी जा रही है? देखिए, बड़ा पोर्शन तो हमारा भारत का जो महानगर है वहाँ है, लेकिन हम टोके नहीं कर सकते हैं। हमने शुरुआत की है, अमेरिका है, कनाडा है, इंग्लैंड है, जहाँ भारतीय लोग रहते हैं, हमसे संपर्कित हैं, अभी वहाँ हम भेज पा रहे हैं। इतना प्रोडक्शन अभी हमारा नहीं है कि मैं पूरा ओपन कोई ऑनलाइन बहुत बड़ा व्यवस्था भी बना लूँ, लेकिन अपने देश में भारत के सभी महानगरों में हम भेज पाते हैं। ये हमारी अभी तक उपलब्धि है। और लगभग 1200 ऐसे किसान हैं, उनका क्लब है हल्दी क्लब, ऑर्गेनिक हल्दी क्लब का।
तो ऑर्गेनिक हल्दी की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी है। इसी तरह से मस्टर्ड ऑयल का, कोल्हू का मस्टर्ड ऑयल का हमारा क्लब है अपना, सब ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक ग्रीन वेजिटेबल्स का अपना क्लब है, वो भी ऑर्गेनिक है। हम व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उनको प्रतिदिन फ्रेश सब्जियां घर घर तक पहुंचा देते हैं। महिलाओं को उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। महिलाएं अब खुद भी मार्केट करती हैं, छोटे छोटे टोकरी में उठा करके अपनी साग को, सब्जियों को लेकर के रोड पे बैठ जाती हैं, उनको पैसे मिलने लगते हैं। 500-1000 रुपया रोज कमा के जाती हैं। मतलब जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो शहर जाए बिना ही अच्छी खासी कमाई इस माध्यम से कर पा रही हैं। ग्रामोत्थान योजना का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है जो गांव से पलायन है उसको रोकना, और गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिले। खेती को इकोनॉमिकली वायबल बनाया जाए, खेती को प्रॉफिटेबल बनाया जाए, ये अपना लक्ष्य है। उस क्रम में महिलाओं को अपने क्षेत्र में रोजगार मिलने चाहिए और गांव रोजगार परक बने, गांव रोजगार परक बने, यह कोशिश है। तो रोजगार जब होंगे तो हमारे यूथ जो बाहर गए थे वो भी लौटेंगे, और ये प्रक्रिया शुरू हुई है। बहुत बड़े पैमाने पर अभी नहीं है, लेकिन हमारे गांव में अब यूथ पलायन तो नहीं कर रहे, परंतु लौटना शुरू किए हैं। तो 1 लाख गांव में यदि यूथ बाहर से भी लौटना शुरू करेगा तो देश का बहुत बड़ा परिवर्तन सामने देखने को मिलेगा, एकल के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप हमें ग्राम उत्थान रिसोर्स सेंटर के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, देखा गया और एक बहुत बड़ी विडंबना रही देश में कि सारी चीज़ों का हब या केंद्र महानगरों में हो गए। सब इंस्टीट्यूशन दिल्ली में ही होंगे, सारे ट्रेनिंग सेंटर रांची में ही होगा। गांव में होने हैं काम और ट्रेनिंग सेंटर सारे रांची और कलकत्ता में। तो लोगों का जो लाइफ स्टाइल है ना वो बदलता है। हम लोगों ने बहुत बड़ा चैलेंज लिया है कि हम गांव को ही सारे ट्रेनिंग के रिसोर्स मोबिलाइजेशन के हब बनाएंगे। तो हम लोगों ने ऐसे ग्रामोत्थान रिसोर्स सेंटर की कल्पना की है, जहां 20 एकड़, 25 एकड़, 10 एकड़ जहां भी ऐसा लैंड हो। अभी लगभग हम 18 स्टेट में सफल हो चुके हैं। वहाँ हम लोगों ने ग्रामोत्थान रिसोर्स सेंटर बनाया है, GRC शॉर्ट में कहते हैं। रिसोर्स सेंटर का मतलब वहाँ 6 प्रकार के काम हैं। एक तो है यूथ, लेडीज और किसानों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। दूसरा, उनको कोई चीज़ ट्रेन करेंगे, कोई नई चीज़ बताएंगे, नई टेक्नोलॉजी की चीज़ उनको समझाएंगे तो उनको दिखना चाहिए, वहाँ विश्वास होना चाहिए, तो डिमोन्स्ट्रेशन का काम होता है। थर्ड, वहाँ प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन के बाद उसकी प्रोसेसिंग, मार्केटिंग व्यवस्था करनी पड़ेगी, ऐसे प्रोसेसिंग प्लांट बिठाने पड़ेंगे, वो काम होता है। एक बड़ा काम हम लोगों ने लिया है, स्किल ट्रेनिंग का काम तो होना ही है। एक बड़ा काम यह लिया है कि जो हमारे गांव में परंपरागत कारीगर थे, रूरल आर्टिजन्स थे, उनको हम कैसे मोबिलाइज करें। उनकी फैसिलिटी सेंटर है, वो आकर के हमारे यहाँ काम कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ से बच्चे कारपेंट्री का काम, हमारे यहाँ ट्रेनिंग चलती है तो 3 घंटे 4 घंटे की ट्रेनिंग है, लेकिन शेष समय जो हमारा ऑपरेटर्स खाली है वो किस गांव का कोई आकर के कारपेंटर हमारे यहाँ काम करके जाए, कोई हमको दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से आज हम कंप्यूटर का पूरा सिस्टम लगा के रखे हैं अपने सेंटर पे। उस सेंटर पे यदि गांव के बच्चे हमसे पढ़ के गए और उनके यहाँ कंप्यूटर नहीं, उनको कोई जॉब मिला है, 2 घंटा हमारे यहाँ काम करके चले जाएँ, ऐसे एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम। तीसरा, गांव में कोई हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खड़ा करे, वो पैदा किए, अब वो कहाँ बेचेंगे, उनके सामान को हम बेच सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं। और एक बड़ा काम क्या है कि यदि उनको कोई चीज़ रिसोर्स चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि तुम अच्छे फल की खेती करो, हम उनको दिखा दिए अपने सेंटर में कि यह इस तरह का आम का ग्राफ्टेड पौधे अच्छे होते हैं, केला का वैरायटी अच्छी है, कहाँ से मिलेगा उनको, हम उनको उपलब्ध करावें। तो हमारा यह रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम करना ही पड़ेगा। ये काम है बहुत चैलेंजिंग, लेकिन यदि आपको चैलेंज लेना है तो गांव जाना पड़ेगा, तभी जाके गांव का कुछ न कुछ विकास होगा, अन्यथा फिर नहीं होगा। डिजिटल एजुकेशन का आपका एक इनिशिएटिव है जी, एजुकेशन ऑन व्हील्स, कंप्यूटर ऑन व्हील्स, बिल्कुल। तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को साझा करें। वास्तव में यह देश के लिए पहला अनोखा इनोवेशन था कि बच्चे, हम लोगों का विवेकानंद का जो एक स्लोगन है, यदि बच्चे स्कूल तक नहीं आवें तो स्कूल को ही बच्चों तक जाना चाहिए। हम लोग एकल विद्यालय भी उसी तर्ज पर शुरू किए थे। हम गांव-गांव में विद्यालय को पहुंचाए। यदि बच्चे इस जगह पे नहीं पहुंचते पढ़ते हैं तो हम उस जगह पर चेंज करते हैं, क्योंकि हमारा अनौपचारिक पद्धति है। कंप्यूटर के लिए भी यही देखा गया कि गांव के सुदूर जंगल में, पहाड़ में रहने वाले बच्चियों के लिए स्वप्न में भी कंप्यूटर नहीं है, और आज युग डिजिटल का है। तो युग के हिसाब से यदि हम पहले से तैयारी नहीं करें तो हमारा गाँव फिर पिछड़ेगा। गाँव को हमें ग्लोबल
पोजीशन में लाके खड़ा करना है। शहरों के बीच और गाँवों के बीच का जो डिजिटल गैप है, तो इस डिजिटल गैप को हमें कम्पीट करना है। इसके लिए सोचा गया कि यदि कंप्यूटर उनके घर तक पहुंचा दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम है। बहुत मेहनत का, बहुत बड़े खर्चे का, लेकिन 1 करोड़ रुपया लगभग लग जाता है 5 साल यदि कंप्यूटर वैन चले तो ऐसे हमारे अभी 43 बसेज हैं, लेकिन जल्दी ही 50 होने वाला है। हमने लगभग सभी प्रांतों में रचना कर दी है, और वो बल्कि कहीं 2 हैं, कहीं 3 भी हैं, और आज वो बहुत ही सफलतापूर्वक चलता है। सोलराइज सिस्टम है सारा, रूफ टॉप पर सोलर है, अंदर में 22 से 24 बच्चे बैठ सकते हैं, और लैपटॉप के माध्यम से उनको पढ़ाना है। एक मिनिमम कम से कम MCA या MBA किया हुआ लड़का, उसको कंप्यूटर के लिए हम लोग टीचर हायर करते हैं, ड्राइवर होता है, एक कोऑर्डिनेटर होता है। एक समय में वो 9 गांव कवर करता है, पर डे 3 गांव बारी बारी से, और अल्टरनेट डे जा करके एक साथ 9 गांव को कवर करना उन्हें। ऐसे हम बच्चों को ले जा रहे हैं। डिजिटल एजुकेशन और कंप्यूटर वाली एजुकेशन उनके गांव में ही उपलब्ध हो जा रही है। बिल्कुल डोर स्टेप पे, नाम ही हम लोगों ने हिंदी में यही बोलते हैं उनको, कंप्यूटर आपके द्वार। तो उनके द्वार पर कंप्यूटर है, और इसमें अच्छी बात ये आई है कि 60% के आसपास लड़कियां पढ़ती हैं। बहुत खूबसूरत बात है। और कहीं कहीं तो स्कूल के शिक्षिकाएं, डॉक्टर्स भी आते हैं, क्योंकि पहले पढ़ने को नहीं मिला था। अब उनके यहाँ सिस्टम आ गए हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं है, तो ये लोग भी आने लगे हैं। बहुत सारी माताएं आती हैं, ताकि बच्चों को स्कूल में जो उनके होमवर्क मिलते हैं, तो होमवर्क वो बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको मॉनिटरिंग कर सके। तो एक बहुत क्रांतिकारी कदम है ये, और ऐसे करके ये बढ़ता जाए, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा हुआ। 32,000 ऐसे बच्चे अब तक हमारे यहाँ से कंप्यूटर लिटरेट हुए। ये देश की संख्या है? हाँ, मैं देश की संख्या ही बता पा रहा हूँ। झारखंड का भी फिर वही बोलूँगा, 32,000 में 10 से 12,000 होंगे झारखंड के, क्योंकि मैक्सिमम काम यहाँ हुआ था शुरुआत की। डिजिटल एजुकेशन और कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में तो हमने जाना, इसके अलावा एजुकेशन के फील्ड में और भी कई कार्य हैं जो एकल कर रहा है, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों से साझा करें। देखिए, एजुकेशन एक बहुत ब्रॉड शब्द है, उसको हम लोगों ने स्कूल के चारदीवारी में घेर के रख दिया था। यह बहुत अनुचित था। इसी कारण से हमारा जानकारी का, ज्ञान का सारा कपाट बंद हो गए, द्वार बंद हो गए। हम लोगों ने कोशिश किया है कि जीवन में जितनी चीज़ें व्यक्ति को जानना चाहिए या करना चाहिए, ये सब चीज़ों की शिक्षा व्यक्ति को मिलना चाहिए। कल पुराने समय में आश्रम व्यवस्था कहिए या जो भी कहिए, जैसे भी थे, सब चीज़ का ज्ञान लोगों को होता था। आप इसको कहीं सोचिए, एक हम लोग भक्त आरुणि की कथा हर रोज सुनते हैं। वो गुरु जी के आश्रम में था, वर्षा हो रही थी, टूट गया, पानी बह रहा था, जाकर खुद लेट गया, गुरु जी खोजने गए। ये कहानी तो है केवल कि अनुशासन बच्चे का या गुरु जी और बच्चे का प्रेम आपस का दिखता है, लेकिन बड़ी बात इसमें जो छिप जाती है कि उस आश्रम में खेती होती थी, यानी खेती की शिक्षा होती होगी ना। पशुपालन की शिक्षा हर आश्रम के साथ गौशाला थी, यानी पशुपालन की शिक्षा होती थी। हमारे यहाँ जो पुराने समय में के आप जब देखते होंगे, जब तक्षशिला और यहाँ की बात आती है, नालंदा की, तो सारे लोग तो वहीं से पढ़ के आए थे, सारे के सारे वीर निकलते थे, राजा बनते थे। तो यानी पॉलिटिक्स से लेकर के, राजनीति से लेकर, राज का चलाने से, अर्थनीति से लेकर के, घुड़सवारी से लेकर, तलवारबाजी से लेकर सब चीज़ होता था। तो जीवन के हर अंग को छूना पड़ेगा। एकल अभियान, एक शब्द एकल कहने से एक तो लगता है एक शिक्षक विद्यालय, सबको एक करता है, इसलिए एकल है। इंटीग्रेटेड इसीलिए बोलते हैं, इंटीग्रेटेड का हिंदी शब्द एकल भी होना चाहिए, सबको एक करना। तो हमने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, यूथ के लिए जो जो चीज़ें जहाँ चाहिए उसकी एजुकेशन के रूप में हम लोगों ने लिया है। अब उसको यदि अच्छे ढंग से करते हैं तो उसको प्रशिक्षण बोलते हैं, लेकिन है तो सारा का सारा शिक्षा ही। एक बड़ा काम जो लोग बोल नहीं पाते वह है लोगों के परंपरा और संस्कृति का ज्ञान। यदि उससे हम छूटते हैं, कटते हैं, तो हम बहुत चीज़ खोते हैं। क्या क्या खोते हैं, ये भी एक शिक्षा ही है, समझिए। यह क्या है, आपका यदि परंपरा में साड़ी पहनने का है, फॉर एग्जाम्पल आप आज साड़ी पहनी है, साड़ी पहनने का है तो साड़ी बुनने वाले कारीगर की ज़िंदगी चलती है ना। तो हमारी परंपरा में यदि साड़ी पहनना है, बंगाल के लोग क्या बोलते हैं, ताँत की साड़ी पहनते थे, तो ताँत बुनने वाले सारे कारीगर जिंदा थे ना, हमारी परंपरा में वो थी। लेकिन यदि हम आज सारे के सारे लोग जीन पहनेंगे तो फिर हमारे वो कारीगर तो मरेंगे ना। हम सारे के सारे लोग यदि
वही आज जो भोजन बनाने वाला हमारा आ गया, क्या क्या चीज़ें, इंडक्शन आ गया, उसके पहले और कुछ आया, उसके पहले और कुछ आया। हम यदि उसी को अनुपालन करने लगेंगे, हमारी परंपरा छूटेगी, तो हमारे कुम्हार मरेंगे, पोटर मरेंगे, लुहार मरेंगे, बढ़ई मरेंगे, बैम्बू क्राफ्ट के लोग मरेंगे। तो इन परंपराओं को यदि छोड़ते गए हम, तो हमारा अर्थ नीति सारा बिगड़ती है। इन अर्थ नीति को जिंदा रखने के लिए, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए परंपराएं जिंदा रहनी चाहिए। इसके लिए भी हम लोगों ने बहुत बड़ा अभियान लिया है, जो हमारे संस्कार शिक्षा के माध्यम से चलता है। दूसरी बात और बताता हूँ, देश में एक बहुत बड़ा अभाव है, वह है अनुशासन का। आज भारतीय लोगों के बीच अनुशासन ही नहीं है। अनुशासन मतलब केवल अनुशासन इसको नहीं कहा जाता कि बच्चे घर में हैं, बहुत अच्छे ढंग से हैं, माँ पिताजी को प्रणाम कर ले, यही संस्कार कहा जाता है। नहीं, भारत के हर नियम कानून को मानना चाहिए ना आपको। स्टेट के हर नियम कानून को मानना चाहिए। आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, ट्रैफिक का रेड बत्ती है तो उसका तो अनुपालन करना चाहिए ना आपको। वह यदि हमको नहीं आता है तो कठिनाई होगी। हमें 2 बजे आना था, ट्रैफिक यदि गड़बड़ होती तो हम नहीं पहुंच पाते। यह हमें हर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन आना चाहिए, ये भी एक शिक्षा है। हमने अपने पाठ्यक्रमों में सब चीज़ों को जोड़ा है, यानी मूलभूत जीवन के लिए आदर्श जो होने चाहिए, उस सब चीज़ों का एकीकृत रूप एकल अभियान है। श्री ललन जी, अगर एकल से कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है? कौन कौन से वो माध्यम है जिसके थ्रू एकल से जुड़ा जा सकता है? देखिए, आज डिजिटल युग में बड़ा आसान होता है, लेकिन हम लोग उसमें बहुत विश्वास नहीं करते। विश्वास करते हैं आदमी से आदमी का जुड़ाव। अभी छठ का त्यौहार समाप्त हुआ, बड़ा अफसोस लग रहा था। 70% लोग घरों में त्यौहार पूरा कर लिए। एक अवसर था जहाँ जाकर के मिलके हम लोग एक साथ होते थे, इसलिए हम परिवार से परिवार जोड़ते हैं। एकल का एक अभियान है, इसीलिए आज 1 लाख गाँव में हमारा काम यदि है तो ऐसे ही 1 लाख गांव में 10 लाख लोग मिनिमम कम से कम हमारे साथ है। ठीक है, गांव के लोग। कौन कौन से वो माध्यम हैं? 30 लाख तो बच्चे हैं, 30 लाख पढ़ के निकल गए, और 56 लाख ऐसे गांव में हमारी समिति के लोग हैं। लेकिन 1 करोड़ के आसपास नगरों में लोग हमसे जुड़े हुए हैं। महानगरों में वो जुड़ के काम करते हैं हमारे लिए, गाँव के लिए। तो अब एक तो है व्यक्तिगत संपर्क का, लेकिन बहुत बड़ा माध्यम आज बनता है वेबसाइट। तो एकल का अपना वेबसाइट है ekal.org, और उस पर आप सर्च करेंगे तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। ऑप्शन भी है आप जुड़ने के लिए, रजिस्ट्रेशन होने के लिए, और फिर उसमें बहुत सारे हर स्टेट के पते होंगे, एड्रेस होंगे, आप उस पर जा कर के संपर्क भी कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन जुड़ने की व्यवस्था है। तो हमारे दर्शक ekal.org से रजिस्टर कर खुद को एकल से जोड़ सकते हैं। ललन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद तो दूरदर्शन को देना चाहिए हमें कि आपने हमें बुलाया, और अपनी बातों को, अच्छाइयों का अधिक से अधिक प्रचार होना ही चाहिए, अच्छे कामों का आपने अवसर दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। सभी दर्शकों को धन्यवाद। नमस्ते। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नई व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।